अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट कमर शहजाद और आप देख रहे हैं बाखबर दुनिया न्यूज़। नाजरीन, आज मैं आपको एक ऐसी इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूं जो कि हर बंदा ये चाहता है कि ये मुझ तक इन्फॉर्मेशन पहुंचे। वो इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूं कि जिस बंदे ने अगर सफ़र करना हो उम्रा के लिए, हज के लिए, बाई रोड सफ़र करना हो, उसके लिए मैं आपको अपने प्रोग्राम में इन्फॉर्मेशन दूंगा। आज मेरे साथ हैं सैयद शम्स बिन रियाज, जो कि बहुत मशहूर हैं तना मुसाफिर के नाम से। क्या गाड़ी पर और मोटरसाइकिल पर हज करना मुमकिन है? गाड़ी पर अगर आज से तकरीबन 60 से 70 साल पीछे चले जाएं तो लोग ऊँटों पर और घोड़ों पर भी सफ़र किया करते थे। वो रास्ते आज भी मौजूद हैं, लेकिन जैसे जैसे वक्त ने आगे तरक्की करता गया, लोगों के पास गाड़ियाँ आती गईं, तो ये रास्ते आहिस्ता आहिस्ता मसदूद होते गए, बंद होते गए। इन अदर वर्ड्स, स्पेशली जब बॉर्डर्स के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस बढ़ी तो लोगों ने ये रास्ते इख्तियार करना बंद कर दिए। हमारी टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस होती गई कि हमारे पास ये जहाज़ और हेलीकॉप्टर, ये चीज़ें और बैरी जहाज़, ये जब सारे सिलसिले शुरू हुए तो ये सिलसिला एक किस्म का रुक गया था। लेकिन जैसे जैसे हम लोग इस जदीद टेक्नोलॉजी में आगे जाते जा रहे हैं, तैसे तैसे कुछ चीज़ें हमारी रिवर्स में आती जा रही हैं, हम पिछले सालों में जा रहे हैं। तो अब कुछ लोग जो हैं उनके दिमाग में ये सवाल आता है कि हम लोग हज करने के लिए या उम्रा करने के लिए बाई रोड सफ़र करें और सऊदी अरब तक पहुँचें। तो देखें, जो गाड़ी है, गाड़ी पर भी मुमकिन है और मोटरसाइकिल पर भी मुमकिन है, लेकिन गाड़ी की सिर्फ़ और सिर्फ एक प्रॉब्लम है, और वो ये है कि आपको गाड़ी सऊदी अरब के बॉर्डर पर रोकनी पड़ती है। और उसकी वजह ये है कि सऊदी अरब अपनी जो ड्राइव है उनकी, वो लेफ़्ट हैंड ड्राइव होने की वजह से जितनी भी राइट हैंड ड्राइव गाड़ियाँ हैं उनको पाबंदी लगाता है कि कोई भी राइट हैंड ड्राइव गाड़ी हमारे कंट्री की रोड्स के ऊपर आएगी तो राइट एंड लेफ़्ट ड्राइविंग के कॉम्बिनेशन की वजह से रोड एक्सीडेंट होंगे। तो इस वजह से वो पाबंदी लगाते हैं कि आप राइट हैंड ड्राइव गाड़ी ना लेकर आएँ। तो स्पेशली जो हमारे पाकिस्तानी लोग हैं, ज़्यादातर ऑब्वियसली लोगों के पास 97%, 98% हैं ही गाड़ियाँ राइट हैंड ड्राइव। तो वो गाड़ी अगर आप लेकर जाएंगे, चले जाएंगे, लेकिन आपको गाड़ी पर वहाँ पर सऊदी अरब के बॉर्डर पर रोककर आगे टैक्सी में सफ़र करना पड़ेगा और वापसी पे आप गाड़ी फिर ले सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आपके पास लेफ़्ट हैंड ड्राइव पाकिस्तानी रजिस्टर्ड गाड़ी है तो उसके ऊपर किसी किस्म का कोई मसला नहीं है। रहेगी मोटर बाइक, और जी हाँ बिल्कुल, मोटर बाइक के ऊपर आप सऊदी अरब के किसी भी सड़क के ऊपर आप ड्राइव कर सकते हैं, जा सकते हैं और उम्रा कर सकते हैं। अच्छा शाह साहब, हमें ये भी बताएं अपने देखने वाले नाजरीन को कि कौन कौन सी गाड़ियों पर हज करना, सफ़र करना मुमकिन है? देखें, जो गाड़ियों की रिस्ट्रिक्शन है वो किसी किस्म की कोई रिस्ट्रिक्शन किसी कंट्री ने अभी तक लगाई नहीं है। मैं अगर यहाँ तक आपको बोलूँ कि आपको इस्लामाबाद जाएं तो जो पुराने मॉडल की एफएक्स नज़र आती है ना, 1980 की, 1984 की, अगर उसका इंजन भी ठीक हो तो आप उस पर भी सफ़र कर सकते हैं। सो किसी किस्म की रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप कौन सी गाड़ी लेकर जाएं, लेकिन हाँ आपका अपना कंफर्ट लेवल जो होता है वो बेटर होता है। जितनी अच्छी गाड़ी होगी, जितना हैवी इंजन होगा, उतना आपका सफ़र आरामदेह होगा। शाह साहब, हमें ये भी बताएं कि कम से कम कोई भी मोटरसाइकिल हो वो कितने सीसी का होना चाहिए? क्या हैवी बाइक ही सिर्फ सफ़र कर सकती है या दूसरे आम मोटरसाइकिल भी सफ़र कर सकते हैं? नहीं, देखें, लोग हैवी बाइक्स पर सफ़र करते हैं और छोटी बाइक्स पर भी सफ़र किया जा सकता है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको एग्जांपल दिया कि जो इटली से आया उसके पास वेस्पा है, वो वेस्पा 150 सीसी का है। मैं रेकमेंड आप लोगों को करूंगा कि आप कम से कम अपनी बाइक जो लेकर जाएं वो कम से कम 150 सीसी की हो, लेकिन 125 और इवन 70 मोटरसाइकिल के ऊपर भी सफ़र करना पॉसिबल है और आप सफ़र कर सकते हैं। लेकिन आपका कंफर्ट कम होगा, उसका ज़ोर ज़्यादा लगेगा, सफ़र बहुत हज़ारों किलोमीटर के ऊपर मुहित है, तो आपकी बाइक ख़राब होने के चांसेस फिर ज़्यादा होते हैं। इसलिए बेहतर ये होता है कि जितनी ज़्यादा सीसी की बाइक होगी उतना आपका कंफर्ट लेवल बेहतर होगा। पाकिस्तान के किस बॉर्डर से बाहर निकलना होगा? क्या कराची के बॉर्डर से भी बाहर निकला जा सकता है? देखें, अगर तो आप उम्रे की नीयत से जा रहे हैं तो आपको जाना पड़ेगा पहले ईरान में। तो ईरान में जाने के लिए आपको बॉर्डर यूज़ करना पड़ेगा, ताफ्तान बॉर्डर, जो कि आपको क्वेटा से होकर वहाँ पर जाना पड़ेगा। काफ़ी सारे लोग ये सवाल करते हैं कि हम कराची बॉर्डर से क्रॉस कर सकते हैं, जो ग्वादर वाली साइड पे बॉर्डर है वहाँ से क्रॉस कर सकते हैं। देखें, वहाँ पर एक बॉर्डर मौजूद है, उस बॉर्डर के ऊपर ट्रैफिक मौजूद है, लेकिन वो ट्रैफिक या तो कमर्शियल गाड़ियों के लिए मौजूद है और या फिर उनके ऊपर आप पैदल क्रॉस कर सकते हैं उस बॉर्डर को। आप अपनी गाड़ी या मोटर बाइक के ऊपर आपको गाड़ी वहाँ उस बॉर्डर से, ग्वादर बॉर्डर से आपको एंट्री ईरान में नहीं दी जाएगी, बल्कि पाकिस्तान से आपको एग्जिट ही नहीं दी जाएगी। सो आपकी मजबूरी है, आपके पास सिर्फ एक बॉर्डर मौजूद होगा जो कि ताफ्तान बॉर्डर है।
अच्छा शाह साहब, हमें ये भी बताएं कि जो बंदा गाड़ी लेके जा सकता है, जो गाड़ी लेके जाना चाहता है, क्या उसका भी पासपोर्ट होना लाजमी है या कोई टैक्स अदा करना पड़ता है किसी मुल्क को? मेरे ख्याल से आपके सवाल को मैं जहाँ तक समझाऊँ, आप ये पूछना चाह रहे हैं कि बंदे के पासपोर्ट के अलावा क्या गाड़ी का भी पासपोर्ट होना चाहिए? जी जी जी, बिल्कुल। देखें, हमने जब पाकिस्तान से बाहर किसी भी कंट्री में जाना है ना, तो हमारे पास जो जो हमारी चीज़ें हैं उनकी अलहदा से परमिशन होनी चाहिए, अनलेस कि वो हमारे पर्सनल बैगेजेस में आती हैं। जो हमारी ज़रूरत की चीज़ें हैं, मसलन हमारे कपड़े, मिठाई, दवाइयाँ, ये चीज़ें, इनके स्पेशल परमिट नहीं चाहिए होता। लेकिन अगर हम अपनी गाड़ी लेकर जाते हैं तो डेफिनेटली उसके लिए एक सेपरेट किस्म की चीज़ चाहिए होती है। इंटरनेशनल लैंग्वेज में उसको दोने बोला जाता है, लेकिन उसका एक आम फहम में जो नाम है वो है कार्नेट दी पासेज। तो ये कार्नेट दी पासेज बिल्कुल सेम इसी तरह है जिस तरह हमारा पासपोर्ट होता है जिस पे हम वीज़े लगवाते हैं, सेम इसी तरह ये कार्नेट दी पासेज होता है। ये आपके पास होना चाहिए, जिसके साथ फिर आप यहाँ से लेकर मक्का शरीफ तक सफ़र करेंगे। अगर गाड़ी का पासपोर्ट पास हो तो फिर भी क्या दूसरे ममालिक में कोई टैक्स अदा करना पड़ता है गाड़ी का? नहीं, देखिए, ये जो कार्नेट दी पासेज है ना, बेसिकली ये कार्नेट दी पासेज बनता ही इस वजह से है कि ये एक गारंटी होती है जो आपका कंट्री दूसरे कंट्री को देता है कि ये हमारी गाड़ी है, ये इसका ओनर है, इस गाड़ी को आप विदाउट टेकिंग एनी टैक्स इस गाड़ी को अपने मुल्क में चलने दें। अब आपकी रोड के ऊपर ये गाड़ी जाएगी। अगर ये गाड़ी विद इन द सर्टेन टाइम पीरियड आपके मुल्क से बाहर नहीं गई तो आप हमसे रब्ता कीजिएगा, इस गाड़ी का जितना भी जुर्माना और टैक्स होगा वो हम पे करेंगे। तो ये गारंटी क्योंकि कार्नेट दी पासेज कंपनी ने ले ली होती है, इस वजह से आपको किसी भी और कंट्री में जब आप एंट्री लेंगे तो आपको किसी किस्म का कोई टैक्स नहीं देना पड़ता। हाँ, अगर किसी पोर्ट पर हम उतरेंगे, मिसाल के तौर पे बहरी जहाज़ में बाइक या गाड़ी रखकर हम जाएंगे दूसरी पोर्ट के ऊपर, तो उनकी अगर कोई चार्जेस होंगे वो 100, 200 या 250 रियाल होंगे, वो आपको देने पड़ेंगे, लेकिन गाड़ी का टैक्स आपको नहीं पे करना पड़ेगा। अच्छा आशा साहब, आपने देखने वालों को ये भी बताएं कि रूट कौन सा इस्तेमाल करना चाहिए और कितने मुल्क क्रॉस करके हम सऊदी अरब हज के लिए पहुंच सकते हैं? देखें, रूट जो है ना हमारा, इसके मेरे पास 2 रूट हैं जो बड़े आसान किस्म के हैं। जो पहला रूट बनता है वो है तफ्तान बॉर्डर, जो मैंने बता दिया हमारा पाकिस्तान का बॉर्डर है ईरान के साथ लिंक्ड। वहाँ से आप एंट्री लेंगे, उसके बाद आप चले जाएंगे ईरान में, ईरान से आपकी एंट्री होगी इराक़ में, इराक़ से आप कुवैत में जाएंगे और कुवैत से सऊदी अरब में एंट्री लेंगे। लेकिन इस रूट के ऊपर आपको प्रॉब्लम ये आएगी कि कुवैत पाकिस्तानी पासपोर्ट के ऊपर वीज़ा बड़ी मुश्किल से दे रहा है, तो अगर आप उस साइड से आने की कोशिश करेंगे तो शायद आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो। दूसरा रूट ये बनता है कि ईरान के बाद इराक़ और इराक़ के बाद आप जॉर्डन चले जाएं और जॉर्डन से आप एंट्री ले लें सऊदी अरब की तरफ। एक रूट आपका ये वैलिड रूट बनेगा। दूसरा वैलिड रूट जो इससे मुझे बेहतर लगता है वो ये है कि आप ईरान में जाएं। ईरान की एक बंदरगाह है समंदर के ऊपर, बंदर अब्बास, और दूसरी है बंदर लंगे। आप बंदर अब्बास या बंदर लंगे से शारजा की या डायरेक्ट दुबई की जो फेरी है, जिसको बहरी जहाज़ बोलते हैं, बहरी जहाज़ है, उसकी टिकट लें, उसी के अंदर अपनी गाड़ी या बाइक को रखें, उसी के अंदर आप खुद बैठेंगे। 7, 8 या 9 घंटे का सफ़र होगा। आप एक मुल्क से दूसरे मुल्क में चले जाएंगे, दुबई को घूमते हुए फिर आप सऊदी अरब में चले जाएं। तो ये 2 रास्ते आपके लिए जो है ना, ये बड़े अवेलेबल किस्म के हैं, और मेरी नज़र में आपके लिए बेस्ट रास्ता जो है वो यही है कि आप यहाँ से ईरान जाएं, ईरान से दुबई और दुबई से सऊदी अरब। ये रास्ता छोटा है। अच्छा शाह साहब, आपने देखने वालों को ये भी बताएं, उनके जहन में ये बात आ रही होगी, अगर हम मोटर बाइक पे जा रहे हैं या अपनी गाड़ी पे जा रहे हैं, रास्ते में कोई ख़तरा तो नहीं दरपेश आते? देखें, जो सफ़र है बाई इटसेल्फ ये एक ख़तरे का नाम है। आप लाहौर से इस्लामाबाद के लिए सफ़र करें तो उसमें भी ख़तरात मौजूद होते हैं। तो ये तो फिर एक इंटरनेशनल सफ़र है जिसमें आपने कई ममालिक को क्रॉस करना, तो ख़तरात आते हैं, ये नहीं है कि नहीं आते, लेकिन वो बड़े स्थानवी किस्म के होते हैं। मेन मकसद जो मैं आपके सवाल से समझा वो ये, जान से रिलेटेड कोई ख़तरा तो नहीं है। तो देखें, जिस तरह के हालात हमारे पाकिस्तान में, उसके बावजूद हम लोग सफ़र करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हम महफूज रहते हैं। अल्लाह ना करे किसी के साथ कोई बुरा वक्त आया हो और उसके साथ कोई हादसा पेश आ जाए तो उसकी गारंटी नहीं दी जा सकती। अभी तक मैंने जितने भी इंटरनेशनल टूर किए हैं और या जितने मैंने प्लान किए हैं,
मेरे ख्याल से टोटल ये रूट मिला के 70 से 75 रूट बनते हैं जो इंटरनेशनल हैं। तो उनमें से कभी अभी तक मुझे किसी एक बंदे की भी कंप्लेन नहीं आई कि उसकी जान को ख़तरा हुआ हो या किसी ने उसको रास्ते में लूटा हो। सो इस किस्म का कोई ख़तरा नहीं आएगा इंशाल्लाह। अच्छा शाह साहब, हमें ये भी बताएं कि इस सफ़र के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होना ज़रूरी हैं? देखिए, अगर तो आपने एज ए पैसेंजर सफ़र करना है तो आपका सिर्फ़ और सिर्फ आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए एंड दैट्स इट। लेकिन अगर आप ड्राइवर हैं, आपने गाड़ी लेकर जानी है, तो सबसे पहले आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। अगर वो नेशनल है तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसको इंटरनेशनल करवाया जा सकता है। दूसरे नंबर पे आपके पास आपकी जो गाड़ी है या मोटर बाइक है वो आपके अपने नाम पर होनी चाहिए, किसी और के नाम पर नहीं होनी चाहिए। तीसरे नंबर पे जो गाड़ी आपके पास है वो रोड वर्ती होनी चाहिए। मतलब ये नहीं है कि उसके टायर जो हैं वो टेढ़े हैं या उसकी बॉडी टूटी हुई है। इस तरह की गाड़ियाँ वो दूसरे ममालिक में जाके आपको प्रॉब्लम भी क्रिएट करेंगी, हैवी फाइन्स भी होंगे और आपकी गाड़ी जो है वो ऑफ रोड भी की जा सकती है। सो गाड़ी की हालत ठीक होनी चाहिए। और चौथे नंबर पे आपको चाहिए कार्नेट दी पासेज। वो मैंने आपको पहले भी मेंशन कर दिया। अगर किसी को ना समझ आए कार्नेट दी पासेज क्या है तो हमने नीचे लिंक दे दिया, आप वहाँ पे क्लिक करके वीडियो देख लें कि कार्नेट दी पासेज किसको कहते हैं। सो कार्नेट दी पासेज, आपका इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस, आपकी गाड़ी के डॉक्यूमेंट और आपका वैलिड पासपोर्ट। और पासपोर्ट की कम से कम वैलिडिटी कम से कम वो 6 महीने से 8 महीने वैलिड हो, कम से कम ये वैलिड होना चाहिए। और बेहतर ये होता है कि 2-2.5 साल उसकी वैलिडिटी हो। अच्छा शाह साहब, हमें ये भी बताएं कि जो कोई बंदा आज तक बाहर के मुल्क का जिसने सफ़र ही ना किया हो, क्या वो ईज़ी सफ़र कर सकता है? उसके लिए मुमकिन है कि वो वीज़ा उसका ईज़ी लग सकता है? जी बिल्कुल। जो लोगों ने, कोई भी ऐसा बंदा जिसने कभी पाकिस्तान से बाहर का सफ़र ना किया हो, उसके लिए वीज़े बड़े आसान हैं। देखिए, ईरान, वहाँ पे ज़ियारात का सिलसिला है, वहाँ पे बहुत सारी ज़ियारतें हैं, लोग ज़ियारतें करने के लिए जाते हैं और वहाँ का वीज़ा कंफर्म लग जाया करता है। फिर उसके बाद दुबई है। दुबई का भी आपको पता है कि वो तकरीबन ऑलमोस्ट हर दुनिया के कंट्री के लिए उसने अपने वीज़े ओपन किए हुए हैं। और फिर रह जाता है सऊदी अरब, और सऊदी अरब का भी आपको पता है वहाँ मक्का शरीफ होने की वजह से, मदीना शरीफ होने की वजह से ज़ियारात का वीज़ा, वहाँ उम्रे का वीज़ा वो हर वक्त अवेलेबल होता है। तो कोई ऐसा बंदा जिसने ज़िंदगी में कभी सफ़र ना किया वो पाकिस्तान से बाहर का, वो अपना फ्रेश पासपोर्ट लेकर जाए तो उसके वीज़े लग जाएंगे। अगर उसको लगे कि उसको हेल्प की ज़रूरत है, उसे वीज़े नहीं मिल रहे, तो हमारी बाखबर दुनिया की टीम से वो कांटेक्ट कर ले, इंशाल्लाह हम उसकी हेल्प करेंगे और उसको वीज़े दिला देंगे। हम उनको, जो राइट किस्म के लोग हैं, जो ट्रैवल एजेंट हैं, जो वीज़े लगा के दे सकते हैं, हम उनको उनकी तरफ रेफ़र कर देंगे। अच्छा, आपने देखने वालों को ये भी बताएं कि टोटल वीज़ों पर ख़र्चा कितना आता है इसमें? देखिए, आज 24 जुलाई है 2023। आज की डेट में जो वीज़ों का रेट चल रहा है, वैसे तो आप जिस एजेंट के पास जाएंगे ऑब्वियसली वो डिफरेंट किस्म का होगा। जो हमारे साथ, हमारी टीम के साथ जिनके लिंक हैं, जो हमारे साथ मुसलसल राब्ते में, उनकी तरफ से जो आज का हमने रेट लिया है उसके मुताबिक जो आपका ईरान होगा उसकी डबल एंट्री आपको वीज़ा लेना पड़ेगा, ट्रांजिट वीज़ा। उसकी फ़ीस होगी आपकी 12,000। आज की डेट की बात कर रहा हूँ, ये बढ़ भी सकती है, न जाने आपका वीडियो देखेंगे। जो दुबई का आपका वीज़ा है वो वन साइडेड आपका वीज़ा 44,000 में लगेगा, तकरीबन 44,000 रुपीज़ जो हैं उसका वन साइडेड, क्योंकि आपने पहले दुबई से गुजर कर सऊदीया में जाना है और फिर आपने वापस भी आना है। तो ये आप ऐसे कह लें 88,000 में आपका दुबई का डबल एंट्री वीज़ा लग जाएगा। जाते हुए भी तकरीबन मेरा ख्याल 1 महीना होगा, वापसी पे भी आपके पास 1 महीना होगा। पीछे रह गया सऊदी अरब। तो सऊदी अरब जो है उसका वीज़ा इस वक्त तकरीबन 750 रियाल है, वो तकरीबन 54,000 रुपीज़ में वो आपको 1 माह का, मेरे ख्याल से 1 माह का है या 2 माह का है, वो वीज़ा आपको सऊदी अरब का मिल जाएगा। सो 54,000 सऊदी अरब का, 84,000 का दुबई का डबल एंट्री और 12,000 रुपया ईरान का डबल एंट्री, ये टोटल आपकी वीज़ों की कास्ट है। साहब, अपने देखने वालों को ये भी बताएं कि पाकिस्तान से सऊदी अरब का कितना सफ़र बनता है, कितने किलोमीटर सफ़र बनता है? देखें, हम लोग इस वक्त पंजाब में हैं, गुजरात शहर में बैठे हैं। तो गुजरात शहर से मक्का शरीफ तक का जो आपने सफ़र करना है, जो बाइक के ऊपर आप सफ़र करेंगे, वो तकरीबन 4,600 किलोमीटर बनेगा, वन साइडेड, एक साइड का। अच्छा शाह साहब, अपने देखने वालों को ये भी बताएं कि इस सफ़र में बहुत ज़्यादा चीज़ें अहम हैं, मैं भी समझता हूँ। सबसे ज़्यादा कौन सी चीज़ अहम है जो कि साथ लेके जाना बहुत ज़रूरी है? बिल्कुल, आपका बड़ा वैलिड क्वेश्चन है। देखें, साथ लेकर जारी बात है, इतना लंबा सफ़र है, आप काफ़ी सारी चीज़ें हैं, टाइम नहीं है कि उनको कवर किया जा सके। लेकिन आपने पूछा एक चीज़, वो एक चीज़ उसका नाम है गूगल ट्रांसलेटर।
आपके मोबाइल के अंदर एंड्रॉयड के ऊपर और जो हमारा आईफोन है उसके अंदर एक एप्लीकेशन है गूगल ट्रांसलेटर की। वो गूगल ट्रांसलेटर 100% आपके मोबाइल के अंदर एप्लीकेशन होनी चाहिए। उसकी वजह यह है कि आप नो मैटर व्हाट, आप कितनी अच्छी इंग्लिश बोलते हैं, आप वहाँ पर बॉर्डर पर जाएंगे, स्पेशली मैं अगर ईरान की बात करूँ तो आपको वहाँ पे हर 100 में से कोई एक बंदा मिलेगा जो इंग्लिश में बात कर सकता है। तो आपको वहाँ पे बड़ी शदीद प्रॉब्लम आएगी। तो अगर आपके पास गूगल ट्रांसलेटर होगा, उसमें आप उर्दू में या इंग्लिश में बात करें, वो उसको फ़ारसी में ट्रांसलेट कर देगा। तो जिस बंदे से आपने कम्युनिकेट करना है आप उसको वो दिखाएं, फिर इसी तरीके से वो फ़ारसी में लिखेगा, आप अपनी लैंग्वेज में उसको कन्वर्ट करके पढ़ लेंगे। ये सबसे बेस्ट तरीका और सबसे ज़रूरी चीज़ है। अदरवाइज़ होता ये है कि हम लोग चले जाते हैं, हमको इंग्लिश भी नहीं आती, सिवाय उर्दू की हम सेकंड लैंग्वेज नहीं बोल पाते, या फिर हम बोल पाते हैं लेकिन हम जिस कंट्री में जा रहे हैं वहाँ के लोग नहीं बोल पाते। तो जो कम्युनिकेशन गैप है उसकी वजह से हमारे लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। हमने पानी मांगना है, हमें पता ही नहीं पानी किसको कहते हैं, कैसे मांगेंगे। वहाँ सामने अगर पड़ा है वो तो हम इशारे से मांग लेंगे, लेकिन अगर नहीं है तो कैसे मांगेंगे। हमने पेट्रोल डालना है, हम कैसे पेट्रोल मांगेंगे, कितने लीटर डलवाना है, हम कैसे मांगेंगे। सो ये सारी चीज़ें आपकी कवर करेगा गूगल ट्रांसलेटर। तो प्लीज़ गूगल ट्रांसलेटर 100% आपके मोबाइल के अंदर इंस्टॉल होना चाहिए। शाह साहब, मैं समझता हूँ कि आपने हर देखने वालों को वो मैसेज दे दिया है कि वो जो सुनना चाहते थे, देखना चाहते, जो भी उनके ज़हन में सवाल थे वो आपने उन तक पहुँचा दिए हैं। इसी के साथ मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। शाह साहब, बहुत शुक्रिया आपका।